तो लीजिए, एचडीएफसी ग्रुप से एक और बड़े आईपीओ की खबर आ गई है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है। बिल्कुल, उनकी सहायक कंपनी। उसे अपने आईपीओ के लिए सेबी मतलब मार्केट रेगुलेटर से हरी झंडी मिल गई है। इन्होंने अक्टूबर में ड्राफ्ट फाइल किया था ना? हाँ, अक्टूबर में ही किया था, अब मंजूरी आ गई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ये काफी अहम डेवलपमेंट है। एचडीबी फाइनेंशियल एक जानी मानी एनबीएफसी है। एचडीएफसी बैंक की इसमें करीब 94% हिस्सेदारी है। 94%, काफी ज्यादा। जी, और इस आईपीओ के जरिए वो बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचकर वैल्यू अनलॉक करना चाह रहा है। हाँ, ये वैल्यू अनलॉकिंग शब्द तो काफी सुन रहे थे हम। अच्छा, ये आईपीओ कितना बड़ा होने वाला है? साइज क्या है इसका? देखिए, अनुमान तो है कि टोटल साइज लगभग 12,500 करोड़ का होगा। 12,500 करोड़? हाँ, इसमें एक बड़ा हिस्सा करीब 10,000 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल ओएफएस का है। ओएफएस मतलब जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, तो ये पैसा बैंक के पास जाएगा। अच्छा, 10,000 करोड़ सीधा बैंक को? जी, और बाकी का जो 2,500 करोड़ है वो फ्रेश इशू होगा। फ्रेश इशू? हाँ, ये पैसा सीधा एचडीएफसी फाइनेंशियल कंपनी के पास जाएगा। ओके, तो वो शायद कंपनी अपने बिजनेस बढ़ाने में या कैपिटल जरूरत में इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेंशन या कैपिटल बेस मजबूत करने के लिए। प्राइस बैंड अभी तय नहीं हुआ है। ठीक है, तो जरा ये बताइए कि एचडीबी फाइनेंशियल असल में करती क्या है, बिजनेस क्या है इनका? ये कंपनी 2007 में शुरू हुई थी और ये मुख्य रूप से रिटेल कस्टमर्स पर फोकस्ड एनबीएफसी है। देश भर में करीब 1800 ब्रांच है इनकी। 1800 ब्रांच, काफी बड़ा नेटवर्क है। जी, इनका मेन काम तो लोन देना है, अलग अलग तरह के, और साथ में ये एचडीएफसी बैंक के लिए कुछ वो सहायक सेवाएं भी देती हैं। अच्छा, इनके लोन्स किस तरह के हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड? हाँ, एक खास बात ये है कि इनकी लोन बुक का बड़ा हिस्सा, करीब 71%, वो सिक्योर्ड लोन है, जिसके पीछे कोई एसेट गिरवी है। 71% सिक्योर्ड, ये तो काफी अच्छा माना जाता है ना? हाँ, रिस्क के नजरिए से बेहतर है। तो ये लोन किस किस सेगमेंट में है? मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। करीब 40% है एंटरप्राइज लोन, जो छोटे बिजनेस वगैरह को देते होंगे। फिर करीब 37% है एसेट फाइनेंस, जैसे गाड़ी या इक्विपमेंट के लिए लोन। और बाकी बचा हुआ लगभग 23% वो कंज्यूमर फाइनेंस है। इसमें शायद ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन होंगे। अच्छा, समझा। चलिए अब जरा फाइनेंशियल्स पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में, पिछले 3 सालों में ग्रोथ कैसी रही है कंपनी की? पिछले 3 साल का अगर औसत देखें, वित्त वर्ष 22 से 25 का सीएजीआर, तो लोन बुक करीब 20% सालाना बढ़ी है। 20% सीएजीआर, ये तो काफी सॉलिड है। हाँ, लोन ग्रोथ अच्छी है। कंपनी की नेट वर्थ भी करीब 18.5% सीएजीआर से बढ़ी है। और नेट एसेट वैल्यू? एनएवी पर शेयर भी 121 रुपए से बढ़कर करीब 199 रुपए हो गया। ये भी लगभग 18% सालाना ग्रोथ है। ग्रोथ के आंकड़े तो मजबूत लग रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐसी ही है? आरओए, आरओई कैसा रहा है? यहीं पे हाल फिलहाल में थोड़ा दबाव दिखा है। वित्त वर्ष 25 में आरओए और आरओई दोनों में गिरावट आई है। ओ, गिरावट? कितनी? आरओए जो पहले करीब 20% तक भी गया था, वो अब घटकर लगभग 14.5% पर आ गया वित्त वर्ष 25 में। 20% से 14.5%, ये तो काफी गिरावट है। वजह क्या बताई जा रही है? एक मुख्य वजह क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना बताया जा रहा है। डूबे कर्ज के लिए जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है वो बढ़ी है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना और आरओई गिरना, तो क्या इसका मतलब है कि एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज वो भी बढ़े हैं? हाँ, वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में H2 FY25 में एनपीए रेशियो में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। H1 FY25 के अंत में नेट एनपीए 0.6% था, उसमें कुछ इजाफा देखा गया। अच्छा, इसी वजह से वित्त वर्ष 25 में अगर साल दर साल देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पीएटी करीब 10% कम हुआ है। 10% की गिरावट मुनाफे में? हाँ, सालाना आधार पर। हालांकि अगर 3 साल का सीएजीआर देखे मुनाफे का, तो वो अभी भी करीब 29% है। पिछली ग्रोथ काफी तेज थी। तो एक तरफ अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दूसरी तरफ हाल में मुनाफे पर दबाव और एनपीए में थोड़ी बढ़ोतरी। अच्छा, अब एचडीएफसी बैंक के एंगल से देखते हैं। ये जो 10,000 करोड़ ओएफएस से मिलेंगे, हाँ, क्या ये एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत बड़ी रकम है?
मतलब उसके साइज के हिसाब से? देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग तो हो रही है, लेकिन एचडीएफसी बैंक खुद इतना बड़ा है कि 10,000 करोड़ उसके मार्केट कैप का सिर्फ करीब 0.7% ही है। सिर्फ 0.7? तो मतलब फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बैंक पर? हाँ, सीधे तौर पर बहुत बड़ा असर नहीं है। हो सकता है बैंक के कदम अपने कोर बैंकिंग बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने के लिए या शायद कुछ रेगुलेटरी कारणों से उठा रहा हो। लेकिन एचडीएफसी बैंक के शेयर धारकों के लिए कुछ है इसमें? हाँ, उनके लिए एक अच्छी बात है। आईपीओ में 10% का कोटा उनके लिए रिजर्व रखने का प्लान है। अच्छा, ये बढ़िया है। और एचडीएफसी ग्रुप के पिछले आईपीओस का कैसा रिकॉर्ड रहा है? वो कैसे परफॉर्म किए? हाँ, ये एक मजबूत पॉइंट है। एचडीएफसी ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड आईपीओज में शानदार रहा है। एचडीएफसी लाइफ याद है, 2017 में आया था। हाँ। लिस्टिंग से अब तक 2 गुना हो चुका है। एचडीएफसी एएमसी जो 2018 में आया, वो करीब 4 गुना हुआ है लिस्टिंग से। वाह। और खुद एचडीएफसी बैंक तो खैर मल्टीबैगर रहा ही है, तो इस वजह से उम्मीदें तो काफी होंगी। सही बात है, ब्रांड नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन आखिर में सब कुछ आईपीओ की प्राइसिंग पर निर्भर करेगा। वो सही होना बहुत जरूरी है। सही कहा। और आजकल का आईपीओ बाजार कैसा चल रहा है, मतलब जनवरी 2024 से अब तक? देखिए, माहौल थोड़ा मिला जुला है। जनवरी से अब तक करीब 113 आईपीओ आए हैं। 113? काफी ज्यादा। हाँ, लिस्टिंग वाले दिन तो कहानी अच्छी लगती है। 85 इश्यूज फायदे में लिस्ट हुए। अच्छा, मेजॉरिटी? हाँ, लेकिन लिस्टिंग के बाद की तस्वीर थोड़ी सोचने वाली है। इन 113 में से 64 तो अभी भी इशू प्राइस से ऊपर हैं, जो ठीक है, पर करीब 33 आईपीओज मतलब लगभग 30% वो लिस्टिंग के बाद 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। ओह, 30% इश्यूज 10% से ज्यादा नीचे हैं लिस्टिंग के बाद? जी हाँ, तो मतलब लिस्टिंग गेन मिलना एक बात है, पर शेयर का बाद में टिके रहना वो एक अलग कहानी है। तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये जरूरी पॉइंट है। वैसे हाल में कुछ और कंपनियों को भी आईपीओ की मंजूरी मिली है, जैसे डू कैटल स्पेक वगैरह। अच्छा, तो कुल मिला के एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आ रहा है, साइज बड़ा है, 12,500 करोड़। एचडीएफसी बैंक वैल्यू अनलॉक कर रहा है, 10,000 करोड़ मिलेंगे उसे। जी। कंपनी रिटेल लोन में है, ज्यादातर लोन सिक्योर्ड है, ग्रोथ अच्छी रही है पिछले सालों में, पर हाल में वित्त वर्ष 25 में मुनाफे और एनपीए पर थोड़ा दबाव दिखा है। बिल्कुल। एचडीएफसी ग्रुप का पिछला प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है आईपीओज में, लेकिन मौजूदा आईपीओ बाजार थोड़ा मिला जुला सिग्नल दे रहा है, जहां कई शेयर लिस्टिंग के बाद गिरे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमें आज के अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाता है। देखिए, एक तरफ एचडीएफसी जैसा मजबूत भरोसेमंद ब्रांड नाम है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। दूसरी तरफ एचडीबी के खुद के हालिया वित्तीय प्रदर्शन में, जैसा हमने देखा, मुनाफे पर दबाव है, एनपीए थोड़े बड़े हैं, और साथ ही ओवरऑल आईपीओ बाजार में भी कई शेयर लिस्टिंग के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जो संभावित निवेशक हैं वो इस आईपीओ का मूल्यांकन करते समय इस मजबूत ब्रांड नाम को इन मौजूदा वित्तीय चिंताओं और बाजार के मौजूदा रुझानों के सामने कैसे तोलेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब